हेलो बच्चों। तो आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। थ्योरी हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर ली थी, और जिसने वो अभी तक नहीं किए तो पहले वो पुराने वीडियोस में जाके सबसे पहले तो पूरी थ्योरी को ढंग से एक बार देखें। ठीक है, एक एक चीज़ समझें उसकी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का। और न्यूमेरिकल्स अगर कोई चाहता है कि करे वो एग्ज़ाम्स में, तो उसको थ्योरी जो है वो एक एक वर्ड उसका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कंसेप्चुअली होते हैं। ठीक है, यानी कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ही आप कर पाओगे। केवल फॉर्मूला याद करके अगर सोचो आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा, जैसे छोटी क्लासेस में होता है एक फॉर्मूला याद कर लिया गया, तो हम देखेंगे यहाँ पर एक ही चीज़ के कई फार्मूलाज हैं। तो अगर हम केवल फॉर्मूले याद कर लें और सोचें कि न्यूमेरिकल आ जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। जिसको अभी भी डाउट है कि मेरे को ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उसको पहले वो उन वीडियोस को दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर अगर समझ में आ गया इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर। ठीक है, ऑफ क्लास 10th साइंस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली चीज़ थ्योरी अच्छे से पढ़ लें, फिर न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी को आप रिवाइज़ करिए। और न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जब आप करो, क्योंकि आपको शुरू में हो सकता है फॉर्मूले याद नहीं हो, तो जब न्यूमेरिकल करने हम लगें तो पास में आपको सारे फॉर्मूले एक पेपर पे लिख कर रखने हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो आपको कुछ दिनों में याद हो जाएंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो फार्मूला देखते ही हमें समझ में आना चाहिए कि विच फार्मूला इज़ एप्लीकेबल ऑन विच न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम। तो ये जो फॉर्मूले हैं, ये वो फॉर्मूले हैं जो हमें इस चैप्टर में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चार्ज का फॉर्मूला है सबसे पहले, Q इज इक्वल्स टू एन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एन इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर्ड। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम टेकन। V इज इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ से हमने निकाला था। ठीक है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशो जो है वो कांस्टेंट होता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स में हमने पढ़ा था कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, वेर रो इज़ रेजिस्टिविटी, एल इज़ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ ए। फिर हमने सीरीज़ और पैरेलल पढ़ा। तो सीरीज़ में हमने पढ़ा कि जो R इक्वलेंट होता है, दो एक सिस्टम ऑफ रजिस्टर अगर सीरीज़ में हो तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 होता है। और पैरेलल में हमने देखा कि 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक है, फिर हमने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा कि हीट जनरेटेड इज इक्वल्स टू VQ। फिर उसका दूसरा फॉर्मूला निकाला VIT, फिर तीसरा निकाला V²/RT, फिर चौथा निकाला I²RT। ठीक है, ये सेम फार्मूला वर्क डन के भी हो सकते हैं या एनर्जी के लिए भी हो सकते हैं। फिर हमने पावर के फॉर्मूले बनाए, P इज इक्वल्स टू VI, V²/R, I²R। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले, एक ही चीज़ के क्वेश्चन देख कर पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और ये है E इज इक्वल्स टू P इंटू T, यानी एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। यानी अगर एक बल्ब 10 दिन तक चलता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो वो बल्ब की पावर उसके टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं विद द कंसेप्ट। जो इनका कंसेप्ट है वो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, चार्ज जैसे ही सुनो तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आ जानी चाहिए तुम्हारी मेमोरी से निकल कर, और फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फिर कोई सा भी न्यूमेरिकल हो तुम इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी जो एक्सरसाइज है उसका, ये देखो, अ पीस ऑफ वायर, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, यानी एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना बच्चों, R, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। उसके 5 इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है, उसके 5 टुकड़े कर दिए। ये अकेला था पर ऐसे 5 टुकड़े बना दिए उसके।
जैसे 5 पीसेस कर दिए उसके। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर इन पांचों को, इन पीसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इन पांचों को पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। ये लो, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, ये पैरेलल में हमने इन पांचों को कनेक्ट कर दिया। तो कह रहा है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, तो कह रहा है इन पांचों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो अगर हो आर डैश, आर इक्विवेलेंट जो है वो कह रहा है कि उसकी जगह आप आर डैश सिंबल यूज करो, देन द रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश इज, तो कह रहा है आर यानी जो सिंगल वायर था उसका और जो इन कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हम बाज़ार से एक वायर लाए जिसका रेजिस्टेंस आर था, लेकिन हमने वहाँ घर लाकर उसके हमें उतने लंबे वायर की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने कहा भाई 5 इसके टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 हमने लगाए हैं पैरेलल में, पर एक चीज़ अगर हमें कंसेप्ट याद करना पड़ेगा इस समय कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, we know that resistance is directly proportional to the length। ये हमने पढ़ा था, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी लेंथ कम करने पर रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो अगर हम ऐसा नहीं है बाजार से एक हम वायर लेके आए हैं जिसका रेजिस्टेंस आर है, लेकिन घर आके अगर हमने उसके टुकड़े कर दिए हैं तो उन सबका रेजिस्टेंस चेंज हो चुका है अब। ठीक है ना, अब ये नहीं कि वो सब आर का ही तो लेके आए थे बाजार से तो सबका आर ही तो रहेगा अगर हम उसके कितने भी टुकड़े कर दें। नहीं, रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है, रेजिस्टेंस एक ऐसा किसी उसकी प्रॉपर्टी है जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वायर की, और वो लेंथ पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमने 5 टुकड़े कर दिए तो बाज़ार से हम लाए थे मान लो एल लेंथ का एक वायर जिसका रेजिस्टेंस था आर। ठीक है, अब मान लो मैं लाया था एक वायर 10 मीटर का और उसका रेजिस्टेंस जो था वो था 5 ओम। ठीक है, तो अब मैंने ये जो टुकड़े बनाए हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े जो बनाए हैं, 5 टुकड़े करने पर ये 2-2 इनकी लेंथ कितनी हो गई, ये है 10 मीटर के लाए थे लेकिन 5 इक्वल पार्ट कर दिए तो 2-2 मीटर के रह गए। तो अब इनका जो रेजिस्टेंस था, क्योंकि लेंथ को आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एक जो टुकड़ा है उसका रेजिस्टेंस होगा 1 ओम का, ये 1 ओम के हो गए। अब पूरे 5 ओम के थे लेकिन आपने डिवाइड कर दिया तो अब ये 1 ओम के हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो चेंज हो जाता है अगर हम उसकी लेंथ को चेंज कर दें तो इसलिए सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, देयरफॉर इफ लेंथ becomes 1/5 then resistance will also becomes 1/5। ठीक है, रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस इज आर अपॉन 5। तो ये हम जो लाए थे ना, ये तो आर का था, लेकिन अब ये जो है इन सब का हो गया है आर अपॉन 5। ठीक है ना, तो यानी अब ये समझो कि R/5 रजिस्टर वाले
R/5 रेजिस्टेंस वाले 5 पीसेस पैरेलल में लगाए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट है R डैश। तो अब हम पैरेलल का एक फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। दिस इज फॉर R इक्विवेलेंट। इन पैरेलल अगर 5 लगाएं तो सबका रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे। ठीक है ना। अब ये देखो कि जो यहाँ पे उसने कहा जो R इक्विवेलेंट है उसकी जगह आपको सिंबल R डैश यूज़ करना है, तो वो कर लेते हैं। अब R1 R2 R3 R4 R5 क्या है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस जो अब हो गया है R/5, तो इसलिए R1 इक्वल्स टू R2 R3 इक्वल्स टू R4 इक्वल्स टू R5 इज इक्वल्स टू R/5। तो इन सब की जगह हम लिख देंगे R/5। ठीक है बच्चों, अभी देखो कि रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो 5 ऊपर चला जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है इसलिए डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं 5 + 5 + 5 + 5 + 5 यानी 25। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते तो हम एलसीएम ले लेते हैं। अब उसने पूछा है, क्या पूछा, R/R डैश की वैल्यू पूछी है। ठीक है ना, तो ये R को उधर ले जाते हैं हम और R डैश को यहीं रखते हैं और उधर है 25 और इधर 1, तो यानी R/R डैश की वैल्यू है 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने का 1/25 रह गया है, क्योंकि पैरेलल में लगाने पर क्या होता है कि पैरेलल में लगाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सीरीज़ में लगाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये R डैश अगर उधर है, ये जो है ना 1/R डैश इक्वल्स टू 25/R, तो फिर R डैश क्या होगा, R/25। इसका मतलब 1/25 टाइम ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस, यानी अब जो नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पाँचों का मिलाकर वो पहले का 1/25 टाइम रह गया है। ये इसका मतलब है, बहुत कम हो गया मतलब। ठीक है, पर ये तो पूछा नहीं उसने, तो कहा रेशो बताओ, तो बस रेशो बता देंगे हम कि भाई 25/1 का रेशो है। लेकिन रेशो का मतलब ये है कि ओरिजिनल का और न्यू जो है उसका रेशो 25:1, यानी अगर ओरिजिनल 25 ओम है तो जो नया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो केवल 1 ओम है। ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ है न्यूमेरिकल। अभी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अभी हम केवल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं, थ्योरेटिकल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है वो है दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, यानी बल्ब के ऊपर जब बाजार से लेके आए तो उसके पैकेट पे लिख रहा है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो इसका मतलब समझ लो पहले तो कि 220 वोल्ट जब लिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसको उस लाइन में लगाना है जहाँ पर दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 220 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी जिस सर्किट में भी उसको लगाओगे तुम, तो उसमें ये जो 2 पॉइंट हैं टर्मिनल के 2 एंड जो है ना, इनके बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और 100 वाट उसके ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, हमें पता है कि 1 वाट जो होता है वो 1 जूल/1 सेकेंड होता है। ठीक है, तो 100 वाट का मतलब है 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उस बल्ब को 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी चाहिए। 100 जूल एनर्जी के बराबर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि जिनकी एनर्जी 100 जूल हो हर 1 सेकेंड में। उसको अगर उतना मिला, ठीक है, तो वो फुली अपनी पावर डिलीवर कर देगा। जितनी रोशनी देने के लिए वो बना है, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उतनी रोशनी वो आपको दे देगा, उतनी लाइट वो आपको दे देगा। अगर आपने उसको 100 जूल एनर्जी नहीं दी तो फिर वो उतनी लाइट भी आपको नहीं दे पाएगा और वो डिम हो जाएगा। तो अब इसमें आगे देखो, तो सबसे पहले तो ये जो रीडिंग है, जो रेट उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 100 वाट पावर है ये तो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी देनी है और 220 वोल्ट उस पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है उसको उस लाइन में लगाना है जहाँ 220 वोल्ट है। ठीक है, अब इसमें लिखा व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अब ये देखो,
ये ध्यान रखना कि बल्ब के ऊपर जो लिख रहा है वो उसकी कैपेसिटी है और उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं वो रिक्वायरमेंट पूरी हो। अब तुम जाके बाज़ार से जाकर जिस दुकान से लेके आए हो, अगर तुम लेके आए थे तब तुमने उससे पूछा कि भाई 100 वाट है इसकी पावर की, ठीक है, लेके आ गए, अब घर पे चलाया तो डिम चल रहा है, तो तुमने जाके उस दुकानदार से कहा कि मतलब ये तो गलत है, आपने हमें 100 वाट कह कर दिया और ये तो रोशनी नहीं दे रहा है। तो वो कहेगा वैसा उसको 220 वोल्ट भी तो दो, तुम 220 वोल्ट दे नहीं रहे हो तो कहाँ से वो रोशनी देगा। अगर किसी की खुराक 10 रोटी की है तुम उसको 2 रोटी खिलाओ, अगर तुम कहोगे कि काम क्यों नहीं कर रहा है तो वो बेचारा क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि ये जो है 220 वोल्ट लिख रहा है, लेकिन मिल कितना रहा उसको 110 वोल्ट, 110 वोल्ट की सप्लाई ही मिल पा रही है, कभी कभी वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक है। तो फिर अब वो कह रहा है कि बताओ व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड, पावर कितनी कंज्यूम होगी ये हमें बताना है इसमें, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो जो गिवन होता है उसको लिख लेते हैं हम कि एक तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, न्यूमेरिकल में जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो सब लिख लो सिंबॉलिक फॉर्म में, उससे आइडिया होता है हमें कि कौन सा न्यूमेरिक कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। ये दो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। और फिर एक दूसरी सिचुएशन बताइए उसने कि भाई ये तो लिख रहा था और ये रियलिटी है, तो फिर बताओ ये कितना होगा। अब दो चीज़ें हैं तो हम यहाँ पे 1 2 लगा देते हैं कि भाई V1 220 और P1 100, यानी अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो 100 वाट पावर डिलीवर करेगा, तो 110 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो कितनी पावर डिलीवर करेगा, ये वो पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो देखो वी हैव 4, ये हाँ ये फॉर्मूला हमारे पास पावर के V1 V² R I²/R। तो यहाँ पर हम देखें कि हमें एक तो V दे रखा है और एक और क्या दे रखा है, V और P दे रखा है, और निकालना क्या है, निकालना भी P है। तो अब देखो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि P अगर निकालना है तो P का फॉर्मूला होता है VI, ठीक है बच्चों। P का फॉर्मूला क्या होता है VI, तो हम ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वी डोंट हैव I, ठीक है, तो वी कैन थिंक दैट वी कैन फाइंड I फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड वी कैन यूज दैट वैल्यू इन दिस सेकेंड पार्ट, ओके। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो कि जब तुमने 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा उसको 220 वोल्ट का, तब पावर 100 वाट डिलीवर हो रही थी। तो जब आपने 220 वोल्ट की बैटरी लगाई थी तो जो बल्ब था वो इतना करंट खींच रहा था कि 100 वाट की पावर डिलीवर हो पा रही थी, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ इन दोनों से I निकालूंगा, ठीक है, P=VI फॉर्मूले का यूज़ करके जैसा हम सोच रहे हैं, तो अगर मैं I निकालूँ P/V, तो मेरे पास वो करंट की वैल्यू जो आएगी I1, क्या मैं उसी वैल्यू को इधर भी यूज़ कर सकता हूँ? क्या करंट एक ऐसी वैल्यू है जो चेंज नहीं होती है कंडीशन बदलने पर, यानी बैटरी जब 220 की थी तब भी उतना ही करंट निकल रहा था और बैटरी 110 की हो गई, क्या तब भी उतना ही करंट निकलेगा? तो हमें पता है कि करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो फिर इसका मतलब यहाँ तो करंट चेंज हो जाएगा क्योंकि V तो चेंज ही हो गया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूले तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन लगाना कौन सा है, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि कंसेप्चुअल है, पूरा कंसेप्ट जिसका क्लियर है। अब जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो फॉर्मूला देखेगा और ये लगा के आ जाएगा और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो देखो एक और फॉर्मूला हमारे पास वो है P=V²/R। ये देखो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू आ रही है वो है R, और R जो है वो प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती है, भले आप बैटरी दूसरी लगा दो या कुछ भी कर दो लेकिन R तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि बल्ब तो वही है और बल्ब का रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, भले 220 वोल्ट की लग रही हो या 110 वोल्ट की बैटरी लग रही है। तो अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करके R निकाल लेते हैं इन गिवन इन्फॉर्मेशन से, और उसी R को हम अगर इधर यूज़ कर लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यही करते हैं कि P=V²/R, तो देयरफॉर R
वी स्क्वायर अपॉन पी, तो यहाँ पर R1 जो है हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P1, और V1 बच्चों कितना है 220 और P1 कितना है 100, तो ये इतने ओम का हमारा आ गया रेजिस्टेंस। $484 ओम, ठीक है। तो अब ये देखो, ठीक है ना बच्चों, आ गया। नाउ सिंस R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि सेम ही तो बल्ब है, इधर लग रहा था, अब आपने बैटरी खोल के 220 की जगह 110 की लगा दी, तो बल्ब तो वही है, बल्ब थोड़ी चेंज क्या है, बैटरी का वोल्टेज चेंज हुआ है बस, तो उससे बल्ब को क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने लिखा R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि इन बोथ द केसेस बल्ब इज सेम, तो इसका मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम ही रहेगा। तो और अब लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है अपन को, 110 वोल्ट का मिल रहा है, तो V2 है हमारा 110। तो देयरफॉर पावर निकालने के लिए V स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और V कितना बच्चों, अब 110 है और R2 सेम है, सो 110 इंटू 110 अपॉन 484, 11 से ठीक है 2 से, तो देखो बच्चों 25 वाट की ही पावर डिलीवर कर पा रहा है वो, 100 वाट का बल्ब, ठीक है ना, 100 वाट का बल्ब दे कितना रहा है 25 वाट। क्यों तुम क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है, हमारे साथ बहुत गलत किया दुकान वाले ने। लेकिन तुम ये सोचो कि दुकान वाले की कोई गलती नहीं है, तुम उसको उतनी एनर्जी ही नहीं दे पा रहे हो, इसलिए वो उसके है तो सही अंदर क्षमता तो लेके आया वो, ठीक है, लेकिन तुम उसको दे नहीं रहे हो। उसको खाना खिलाओगे 10 रोटी के बराबर उसको दोगे, ठीक है, तो फिर वो आपको काम करके देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल होगा कंसेप्चुअली। तो हमारा आंसर है डी, ठीक है, 25 वाट। समझ में आ गया, यानी वी के चेंज करने पर पावर चेंज हो गई, ठीक है बच्चों। इसी को हम कंसेप्चुअली भी कर सकते हैं, अगर 3 मार्क्स का आता है 4 मार्क्स का आता है तो ऐसे करना है मैं पूरा, लेकिन अगर मान लो MCQ बन के आ गया जैसे यहाँ दे रखा है, तो फिर हम कंसेप्चुअली इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंसेप्चुअली ऐसे करेंगे कि भाई P जो है इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, तो P जो है ये V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर V बढ़ाओगे तो P बढ़ेगा और V कम करोगे तो P भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ V का स्क्वायर भी है, तो यानी अगर तुम आधा करोगे तो आधे का स्क्वायर यानी 1/4 रह जाएगा क्या, P। इधर वाली वैल्यू को हाफ करोगे तो इधर वाली 1/4 हो जाएगी, इधर वाली को 1/3 करोगे तो इधर वाली 1/9 हो जाएगी, इधर वाली को डबल कर दोगे तो उधर 4 गुना हो जाएगी। यानी अगर तुमने बैटरी डबल लगा दी तो इधर पावर जो है वो 4 गुना डिलीवर करेगा, ठीक है, यानी फ्यूज हो जाएगा। कैसे कर सकता है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो इसलिए तुम ये ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वोल्टेज 220 था, 110 रह गया, यानी आधा रह गया है, ठीक है ना। तो हियर V2 अपॉन V1 is half, so V2 is half of V1, तो therefore P2 will be 1/4 of P1, क्योंकि हाफ है ना बच्चों, तो हाफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये V स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V हाफ किया, हाफ V, तो उसका स्क्वायर किया तो 1/4 आ जाएगा कोफिशिएंट, आगे 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है ना। तो इसलिए P1 जो है वो चेंज हो गया, सॉरी P2 चेंज हो गया जब हमने V2 को चेंज कर दिया। तो बस तुम तो ये ध्यान रखो कि अगर हाफ किया है वोल्टेज तो पोटेंशियल जो उसकी पावर है वो 1/4 हो जाएगी। तो बच्चों पहले पावर कितनी थी, पहले पावर थी 100,
तो अब कितनी रह जाएगी, उसकी 1/4। तो कितना आंसर आ गया। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये कंसेप्चुअली किया हमने हवा में कि भाई पी वी स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही है, वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होता है, पर रेजिस्टेंस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो पावर उसका वी से रिलेशन देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वी हमें पता है कि इधर 220 था और इधर 110 हो गया है, रेजिस्टेंस पे गए नहीं हम, डायरेक्ट पी और वी का रिलेशन पता है कि जब वी इतना हो तो पी कितना हो जाता है। तो हमें पता है कि वी जब हाफ होता है तो पी उसका 1/4 हो जाता है, अगर वी डबल होता है तो पी जो है वो 4 टाइम हो जाएगा। तो इसलिए वी के बढ़ाने पर पी बढ़ेगा, वी के कम करने पर पी कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि भाई V2 110 रह गया, V1 220 था, इसका मतलब V2 जो है और V1 है उसका रेशो 1/2 है, इसका मतलब V2 इज़ हाफ ऑफ V1। ये V1 को उधर ले गए, और V1 अगर हाफ, V1 का हाफ अगर V2 है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने हाफ कर दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाफ करने पर पावर जो है वो 1/4 हो जाती है। तो पहले पावर 100 थी तो अब उसकी 1/4 यानी 25 वाट हो जाएगी। तो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो टू कंडक्टिंग मटीरियल्स, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटीरियल, इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर। तो तीनों चीज़ें ध्यान से हम देखेंगे कि एक तो मटेरियल सेम है, दूसरा लेंथ इक्वल है, तीसरा इक्वल डायमीटर, इतनी बातें बता रहा है वो हमें। और फिर जो टू वायर हैं जिनकी सारी चीज़ें ही सेम हैं, ठीक है ना, लंबाई भी सेम, ठीक है बच्चों। तो वो ये बता रहा है कि इनकी लंबाई भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, यानी कॉपर का ही है मान लो दोनों। तो उनको कह रहा है एक बार तो सीरीज़ में और एक बार पैरेलल में लगाया, ठीक है। ठीक है, तो एक बार तो सीरीज़ में लगाना है हमें इसको, इन दोनों को, और एक बार पैरेलल में लगाना है। ये लगा दिया हमने सीरीज़ में इन दोनों को। सीरीज़ एंड पैरेलल, तो यहाँ पर पहले हमने लगाया उनको सीरीज़ में, अब उनको लगा रहे हैं पैरेलल में, ठीक है। तो अभी समझेंगे क्या चाहता है वो हमसे, अभी तो बस ऐसे कर रहे हैं, हम डायग्राम बना रहे हैं, सॉरी, ताकि पता तो चले ना कि भाई कैसे होता है सीरीज़ में और कैसे पैरेलल में, ठीक है। ये बच्चा, ठीक है, ये लगा दिए। तो अब वो कह रहा है कि पहले सीरीज़ में लगाया, फिर पैरेलल में, इन सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों ही सेल जो दोनों जगह पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही दिया है आपने, यानी सब कुछ सेम है कुल मिला के, ठीक है। तो कह रहा है कि रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो बताओ कि इधर जो हीट प्रोड्यूस होगी, और क्योंकि हीट तुम्हें पता है ना कि भाई जब वायर में से करंट जाता है तो वायर का रेजिस्टेंस होता है, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन सभी जो है वो उस चार्ज को फ्लो होने से रोकते हैं, और वो चार्ज में जो ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है उस वजह से चार्ज की कुछ जो एनर्जी है वो हीट में बदल जाती है, ठीक है ना। ओवरकम करने में, उस इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने में सम ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज़ वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट।
तो वो कह रहा है कि दोनों ही केसेस में जो हीट जनरेट होगी उसका रेशो बताओ। मान लेते हैं पहले केस में हीट H1 है और दूसरे में हीट H2 जनरेट होगी। जैसे ही हम कोई भी सर्किट लगाते हैं, सेल लगाकर स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उसकी जो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं चार्ज बहता है, थोड़ी देर में वायर गर्म होने लग जाता है, ठीक है। जो भी वायर हमने कनेक्ट किया उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो अब देखो यहाँ पर टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, तो ये इतनी बातें क्यों कर रहा है कि सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, बात ही ये कह देता कि भाई सेम वायर। तो ऐसा वो इसलिए कह रहा है क्योंकि देखो अगर मटेरियल सेम होगा, इक्वल लेंथ होगी, इक्वल डायमीटर होगा, तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, उसमें हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है अगर आप इन फैक्टर में से कुछ भी चेंज कर दो। यानी अगर मान लो मैं एक में लंबा वायर ले रहा हूँ, एक में छोटा ले लूँगा, ठीक है ना, तो फिर जो होगा उन दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये कह रहा है ना कि सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायमीटर, तो समझ जाओ कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो सिंस लेंथ, एरिया एंड मटेरियल इज सेम, therefore both the wire have the same resistance. Both wires have सेम आर। तो यही तो फ़ायदा है कंसेप्ट पढ़ने का, सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हैं वो समझ जाएगा ये, ठीक है ना। दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो मान लेते हैं दोनों का रेजिस्टेंस आर है, तो इसका भी आर है बच्चों, इसका भी आर है, और इधर पैरेलल में लगाया, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि हीट बताओ। तो देखो हीट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है V²/R/T, और एक होता है I²/RT, ठीक है, एक होता है VIT। तो यहाँ क्योंकि करंट तो दे नहीं रखा इसलिए ये तो नहीं लग पाएगा दोनों, तो फिर बचा ये। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से काम चला लेंगे क्योंकि V और R हमारे पास है, ठीक है। तो लेकिन टाइम नहीं है, तो इसीलिए उसने रेशो पूछा है कि भाई अगर तुम हीट का रेशो निकालोगे ना सीरीज और पैरेलल में, तो ये हीट H1 और पैरेलल में H2, ठीक है ना, या V1 R1 या V2 और R2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये T तो क्या है कैंसिल इसलिए हो जाएगा क्योंकि रेशो पूछा। अगर वो हीट की वैल्यू पूछा तो टाइम भी देना पड़ेगा उसको, लेकिन यहाँ नहीं दिया और रेशो पूछ लिया है, इसका मतलब इसलिए पूछा है उसने टाइम नहीं देकर क्योंकि उसको पता है कि टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखें कि ये तो हो गया V1 V2 सेम है, V1 = V2 = V, दोनों का सेम है। अब बची बात R1 की, तो R1 क्या है, R1 में बच्चों सीरीज़ का इक्विवेलेंट, सीरीज़ वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। और R2 क्या है, R2 है पैरेलल वाले का इक्विवेलेंट। तो हम दोनों का निकाल लेते हैं सीरीज़ और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज that it is R1 which is equals to R1 plus R2, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो हमने इसको R1 लिया है ना यहाँ पे, तो इसको भी क्योंकि यहाँ पे भी R1 R2 आ रहा है तो इसको हम R1 डैश और इसको R2 डैश कर देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि भाई R1 डैश और R2 डैश अलग अलग है, ठीक है। या फिर कन्फ्यूज़न को अवॉइड करो और इसको हम दोनों को बदल देते हैं, इसको लिख देते हैं R डैश और इसको लिख देते हैं R डबल डैश। अब ये हो जाएगा, अब नहीं है दिक्कत, नहीं तो ये दो R1 से अभी तो समझ में आ जाएगा, फिर बाद में भूल जाओगे। अब ये देखो सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने माना है R डैश और पैरेलल वाले को माना हमने R डबल डैश, ठीक है। अलग अलग सिंबल यूज़ कर लिया हमने। तो देखो R डैश क्या होगा, सीरीज़ के दोनों रेजिस्टेंस का सम होता है क्योंकि सीरीज़ का हमला होता है R1 + R2। तो बच्चों R1 कितना है, R1 है R, और R2 कितना है, R2 भी है R, तो R + R दैट इज़ 2R। तो हमें R डैश की वैल्यू तो मिल गई, ठीक है। एंड इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में भी चाहिए तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2, लेकिन R इक्विवेलेंट तो हमने R डबल डैश लिया है और R1 और R2 तो दोनों बराबर हैं। तो बच्चों R 1/R डबल डैश हो गया 2/R। तो इफ़ 1/R डबल डैश इज़ 2/R, तो बच्चों R डबल डैश क्या होगा, R/2।
तो ये इस तरह से हमने ये जो R1 है ये भी निकाल लिया। ये कितना आया हमारा 2R, और R डबल डैश कितना आया R/2। ठीक है, समझ में आया? यानी समझो इस बात को कि जब 2R रेजिस्टेंस वाले वायर सीरीज में लगाए तो 2R हो गया टोटल, सीरीज में बढ़ता है, और उन्हीं को अगर पैरेलल लगाया तो हाफ हो गया, एक का जितना था उसका भी हाफ हो गया, क्योंकि पैरेलल में वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अब उसने कहा है कि हीट का रेशो निकालो, तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला तो हमने रेडी कर ही रखा है पहले से, बस वैल्यू पुट करनी है। तो नाउ अब सब आ गया हमारे पास। तो नाउ H1/H2 इज इक्वल्स टू V²/R'/V²/R डबल डैश। ठीक है, और V1 और V2 है जो कि सेम है दोनों में। ठीक है ना बच्चों, V1 और V2 दोनों में सेम है, इसलिए हमने V यूज़ किया है यहाँ पे। तो अब देखो V²/R', ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, R'/V², V² से V² बच्चों कैंसिल। सो H1/H2 इज इक्वल्स टू R'/R'। और बच्चों R'' कितना है, वो है R/2, और R' कितना है, R' है 2R। ये देखो R'' R/2 और R' 2R। सो नाउ विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़। तो ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में जब फ्रैक्शन होता है तो उसका डिनोमिनेटर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बच्चों R कैंसिल हो गया, और क्या आया 1/4। तो इसलिए हीट जो सीरीज में होगी और जो पैरेलल में होगी उनका रेशो होगा 1/4। इसका मतलब पैरेलल में ज़्यादा हीट डेवलप होगी। ठीक है ना, पैरेलल में ज़्यादा हीट डेवलप होगी, 4 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, और ये तुम्हें आनी चाहिए, एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है। ठीक है, लेकिन जो नहीं पढ़ा उसको नहीं आ चुकी है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। यानी जो कॉपर वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ना वो एक सर्कुलर होता है, तो उसका जो डायमीटर है दैट इज़ 0.5 मिलीमीटर। और उसकी रेजिस्टिविटी है, ये तो हो गया बच्चों डायमीटर, और रेजिस्टिविटी जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सो व्हाट विल बी द लेंथ, उसकी लेंथ पूछ रहा है, ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। यानी वो कह रहा है कितना लंबा कटवाएं बाजार से, दुकान से, कि रेजिस्टेंस 10 ओम का बन जाए, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, फिर सेकंड पार्ट पूछ रहा है वो, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। यानी 0.5 है उससे डबल कर दें तो क्या होगा, वो बात की बात है। पहले हम निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट विल बी द लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, R=ρl/A। तो अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है, मतलब कंसेप्ट तो है लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो अब देखो R हमें दे रखा है, उसकी जगह लिख देंगे 10, रो हमें दे रखा है, उसकी जगह लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁸। बस यूनिट सबकी चेक कर लेना, यहाँ ओम है, यहाँ भी ओम मीटर है, लेकिन यहाँ मिलीमीटर दे दिया, तो मिलीमीटर नहीं चाहिए, मिलीमीटर की जगह हमें चाहिए मीटर। ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट यहाँ पर मीटर यूज़ हो रही है, तो हमें इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखो बच्चों, मिली जो वर्ड है उसका मतलब होता है 1/1000। तो मिली को जब मीटर में करना हो तो अपॉन 1000 हम करते हैं। ठीक है, मिली यानी 1/1000, किलो यानी 1000। ठीक है ना, जो किलो में चेंज करना हो तो, यानी जब किलो को मीटर में करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मिली को करना हो तो 1/1000। तो इस तरह की चीज़ें तुम याद रखना कि भाई मिली यानी 1/, मतलब है मिली का मीनिंग है डिक्शनरी में देखना, मिली सेंटी, सेंट से बना है सेंटी, डेसी। ठीक है, मिली सेंटी डेसी, फिर है डेका हेक्टो किलो। तो मिली सेंटी और डेसी का याद रखना। ठीक है बच्चों, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, कई जगह पे तुम्हें वो ये देगा कन्वर्ट करने के लिए,
तो तुम इसको लिख लेना और इसको याद रख लेना, बस जहाँ भी मिली हो उसको मीटर में करना हो तो अपॉन 1000 करना है, ठीक है। तो ये अपॉन 1000 कर देते हैं। अपॉन 1000 का मतलब है 10⁻³ से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो 1000 है ना ये ऊपर जाके 10⁻³ हो जाता है, ठीक है। अब ये तो बच्चों डायमीटर है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में तो एरिया है, ठीक है ना। तो अब ये देखो कि ये डायमीटर है तो एरिया तो सर्किल है, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन सर्किल है उसका एरिया कितना होता है πr²। तो इसका मतलब फॉर्मूला में तो रेडियस चाहिए, उसने दिया है डायमीटर, तो इसलिए हम उससे रेडियस बना लेते हैं। तो रेडियस जो होगी वो होगी डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर है बच्चों 0.5, तो 0.5 अपॉन 2 ये हटा देते हैं यहाँ से, 0.5 अपॉन 2 ये हो गया, ठीक है। ये हटा दो, डेसिमल नीचे 0, 5 से कैंसिल, तो 1/4 इंटू 10⁻³ बच्चों ये आ गया अपना रेडियस, ठीक है। तो अगर ये रेडियस है तो एरिया कितना होगा, एरिया है πr²। पाई अगर 22.7 लें हम और रेडियस लें 1/4 इंटू 10⁻³ और उसका स्क्वायर करें, ये हो गया 2 से ये आ गया अपना इतना एरिया जो है इतना मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो नाउ R=ρ/L/A। तो R तो बच्चों 10 है, रो है, रो क्या दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸। लेंथ हमें फाइंड करनी है और एरिया हमने अभी भी निकाला है 10⁻⁶, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर लेके जाएं तो ये 10 ये उधर चल जाएगा और ये इधर नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸, ठीक है बच्चों। अब ये L जो निकालने के लिए हम 10 इंटू 11 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 56 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸, ये -8 को ऊपर ले चलो तो ऊपर जाके +8 हो जाएगा, इधर 56 इंटू 1.6 है, डेसिमल हटा ऊपर 10 आ जाएगा। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमें फाइंड करना है। तो लेंथ ही आ गई है मीटर में, बाकी इसको कैलकुलेट जो है वो आप करते रहना।